अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप अपना 100% दें और उसके लिए डेडिकेटेड रहें और अपने पेरेंट्स का नाम भी आगे करने के लिए 100% वर्क करें। गाइस, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ जेईई एडवांस 22 के बहुत अमेजिंग टॉपर हैं हर्षवर्धन डागा। सो हर्ष, अपने बारे में कुछ बताओ। Hello, I am Harshvardhan Daga. I am from Jodhpur, Rajasthan. I secured AIR 160 in JEE Advanced Examination 2022. सो सबसे शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन के अंदर बेसिकली लर्नर्स आप लोगों को जो चीजें पता चलेंगी वो ये है कि हाउ डिड ही स्टार्ट हिज प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन को इसने कैसे स्ट्रक्चर किया और उस स्ट्रक्चर में जो भी इसको परेशानियां आई उन परेशानियों को कैसे हर्ष ने दूर किया, राइट। सो सबसे पहले हम ये चीज से शुरुआत करते हैं, व्हाई आईआईटी जेईई या फिर जेईई एडवांस, लाइक हाउ डिड यू चूज दिस एज योर करियर ऑप्शन? 10th क्लास के बाद में चूज करना था ये ऑप्शन, तो मेरा 10th क्लास के बाद में मैथ्स की तरफ और थोड़ा सा साइंस की तरफ इंक्लिनेशन था, इनोवेशन और थोड़ा सा मशीन वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। सो इस तरफ इंक्लिनेशन होने के कारण मैं इस फील्ड में आया। अच्छा यार, एक चीज बता, मतलब ऑनेस्टली है ना, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बायोलॉजी से डर के भी इधर आते हैं, ऐसा कुछ केस था क्या? ये भी एक रीजन था, है ना। बायोलॉजी पुश फैक्टर देती है और मैथमेटिक्स पुल फैक्टर देती है, उन दोनों को मिला के आईआईटी जेईई का एक बहुत अच्छा एस्पिरेंट बनता है, राइट। सो दिस इज वेरी अमेजिंग, राइट। सो 10th से पहले भी किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी क्या? एनटीएससी की प्रिपरेशन मैंने की थी। अच्छा, एनटीएससी की प्रिपरेशन भी की थी। सो लर्नर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है जो बेसिकली 9th और 10th क्लास के सिलेबस पे बेस्ड एक एग्जामिनेशन होता है। सो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन एज वेल। सो अब आते हैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में। 10th बोर्ड जो तुम्हारे टाइम का था वो कैंसिल हो गया था, राइट? या लेट हुआ था, क्या था? मतलब लाइक 10th बोर्ड एक ऐसा मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए खासकर कि उससे पहले पेरेंट्स कुछ करने नहीं देते, राइट? कि आप पहले तो 10th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लेके आओ फिर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना। सो यू स्टार्टेड योर जेईई प्रिपरेशन बिफोर 10th बोर्ड और आफ्टर 10th बोर्ड? आफ्टर 10th बोर्ड। आफ्टर 10th बोर्ड। सो अनअकैडमी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मैंने इनिशियली लोकल कोचिंग में ही एनरोल किया था इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर बट इतना सेटिस्फैक्टरी कंटेंट और उस लेवल की जो एजुकेशन है वो वहाँ नहीं मिल रही थी। और यूट्यूब के थ्रू फिर मैंने अनअकैडमी के बारे में पता किया और किसी और से भी पूछा, किसी ने सजेस्ट किया, तो मैं फिर अनअकैडमी पर आया। ओके, सो 2022 में तुमने आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन क्लियर किया, इसका मतलब 2020 में यू मस्ट हैव कम टू अनअकैडमी, राइट? और उस समय मतलब कोविड का पीक चल रहा था, राइट? सो कोविड का पीक भी चल रहा था, तो मुझे एक चीज बताओ कि अनअकैडमी में जब तुम आए, सो व्हाट वाज द मंथ, मतलब कौन से मंथ में तुम आए बेसिकली? मैं सितंबर के आसपास आया, सितंबर में। अच्छा, सितंबर में बेसिकली तुमने अनअकैडमी ज्वाइन किया। 11th क्लास के सितंबर में बेसिकली हर्ष ने अनअकैडमी ज्वाइन किया, व्हिच इज टू बी वेरी ऑनेस्ट कंसीडर लेट, राइट? तो तुम्हें बैकलॉग का इशू रहा होगा? यस, वो इशू तो था ही। सो हाउ डिड यू कोप अप विद द बैकलॉग? मतलब क्योंकि सितंबर में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अप्रैल से पढ़ाई जो सितंबर तक तकरीबन 3 से 4 महीने की जो पढ़ाई है वो छूट जाती है। सो हाउ डिड यू कोप अप विद इट? बैकलॉग का मैथ्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं उसमें लाइव था, तो जो बेसिक टॉपिक्स थे वो मैंने साइड बाय साइड पहले भी कवर कर रखे थे। और जो फिजिक्स था वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि वो मेरा पहले भी वीक था जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से, तो उसको मैंने कवर करने के लिए बीच बीच में जो 11th से 12th के बीच का गैप होता है या कभी सर कभी ऑफ रखते हैं तो उन गैप्स में या संडेज को कभी गैप रहता था तब मैंने कवर किया। सो बेसिकली आई कैन से दिस थिंग कि जो आपका बैकलॉग था 2 से 3 महीने का फिजिक्स में स्पेशली, वो आपने पूरा साल लगा के कंप्लीट किया है। तो लर्नर्स, मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि जब आपका अगर बैकलॉग बन जाता है ना 2-3 महीने का, तो आप ये मत सोचिए कि उसको 10 दिन में खत्म करना है, बिकॉज इट इज थियोरेटिकली इम्पॉसिबल, राइट? 10 दिन में उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको शेड्यूल करना पड़ता है
और उसको ड्यू टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है विदाउट हैम्परिंग द प्रेजेंट। तो आपको प्रेजेंट हैम्पर करने की कभी दिक्कत आई थी कि आपका प्रेजेंट उससे हैम्पर हो रहा था? जिस केस में होता था तो उस केस में मैं फिर बैकलॉग पे फोकस कर लेता था। करेक्ट। तो कुछ एक एग्जांपल लेके आप बता सकते हो फिजिक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का? फिजिक्स में एज सच नहीं, केमिस्ट्री में थोड़ी सी आई थी, फिजिक्स में नहीं आती थी। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे एनएलएम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर वो करना है तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए अगर काइनेमेटिक्स नहीं कर रखा तो भी चलता है, राइट? तो वो टॉपिक लगातार चलाए, और जहां पे पीछे के टॉपिक पे डिपेंडेंसी है तो पहले पीछे का टॉपिक कवर कर लिया, राइट? चलो गुड। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं सितंबर से आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से की, राइट? सो अब इस चीज के बारे में बात करते हैं। एक मिथ है यार, ठीक है, कि आईआईटी जेईई में टॉप रैंक जो है ना वो बेसिकली ऑनलाइन पढ़ के नहीं लाई जा सकती, बट यू आर द काउंटर एग्जांपल ऑफ दैट, राइट? मतलब इस मिथ को बस्ट बेसिकली तुम करते हो। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें बताओ जो ब्रॉडली, फिर स्पेसिफिक्स में भी हम लोग जाएंगे, जो ब्रॉडली तुमने की जिससे तुमने इंश्योर किया कि ऑनलाइन एजुकेशन से भी सक्सेस पाई जा सकती है। सर मैं डेली अपने जो टारगेट्स है वो सेट करता था, और मेन फोकस स्टडी आवर्स पे मैं पहले शुरू की थी तो स्टडी आवर्स के पीछे जाता था, बट आगे जाके मैंने टारगेट्स जो है उन पे फोकस करना शुरू किया, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और क्लासेस में कंसिस्टेंट रहता था, क्लासेस जो लाइव चल रहा है उस पर फोकस करता था, जो छूट गया है उस पर फोकस नहीं करता था कि जो अभी का लाइव है वो अफेक्ट नहीं। ओके, सो अब यार ये जो चीज है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जब हम लोग इस तरह के इंटरेक्शन करते हैं ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये कहना बहुत आसान है, कितने दिनों तक आप ये चीज कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने डेली टारगेट बनाया। सर हमें सबको पता है तो डेली टारगेट बनाने होते हैं, वीकली टारगेट बनाने होते हैं, मगर इनको लगातार इंप्लीमेंट करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? सर मोटिवेशन टाइम के साथ ही आता है। जैसे इनिशियली मेरा जो अचीव होता था टारगेट वो 50% 60% ही होता था, ओके, बट उस टारगेट को भी मैं ऐसे नहीं देखता था कि बस 50-60 हुआ, जो होता था वो अच्छे से होता था, तो मैं उसको कंटिन्यू करने के लिए और एफर्ट लगाता था कि आज 50 हुआ है, कल जाके 55 होगा, आगे जाके और इम्प्रूवमेंट होगा। इस होप में मैं थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाता था। करेक्ट। सो बेसिकली पता है, मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, पता है वो इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि अगर आप 100 की जगह 50% अचीव करते हैं ना, तो आपको ग्लास को हाफ फुल देखना होता है कि यार हमने 50% तो अचीव किया, और हमें ये सोचना है कि जो बाकी का आधा खाली है उसको कैसे भरा जाए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, राइट? सो ये बिल्कुल डिटर्मिनेशन वाली बात है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड है तो आपको अपने आप अंदर से एक पुश मिलेगा इस 50% को 60 करने का, 60 को 70 करने का, 70 को 80 करने का और 80 को 100 करने का, राइट? तो अब कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे हम लोग बात करते हैं। अनअकैडमी पर आपने कौन कौन से एजुकेटर्स को फॉलो किया? मैथ्स में मैं अमरनाथ आनंद सर को फॉलो करता था, फिजिक्स में अमित गुप्ता सर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अखिलेश कांठेर सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए विशाल जोशी सर, और लास्ट में मैंने पीएमएस सर को भी थोड़ा फॉलो किया। पीएमएस सर को रिवीजन के लिए, ओके। तो इन एजुकेटर्स के अंदर आपको ऐसी क्या खास बात लगी? बेसिकली यू सीक्ड आउट टू अनअकैडमी फॉर बेटर सॉल्यूशन, राइट? यू केम टू अनअकैडमी फॉर अ बेटर सॉल्यूशन, सो व्हाट बेटर डिड यू फाइंड? फर्स्टली मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड में, सो मेरे को उनकी तलाश थी जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके। तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वाज द फर्स्ट रीजन और रिजल्ट्स वाज अनदर रीजन। करेक्ट। और उनकी पैडागॉजी, मतलब वो जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, मतलब मैंने ये चीज़ सुनी है कि यार देखो ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या होता है ना, मतलब क्लास जब लगती है ना, बच्चे बैठे हैं, कुछ थोड़े बहुत चुटकुले हो जाते हैं, थोड़ा बहुत गाना हो जाता है, मतलब क्लास के साथ साथ ये एंजॉयमेंट भी हो जाता है। तो ये ऑनलाइन में ये बच्चे एंजॉयमेंट मिस करते हैं। तो क्या है कि घर पे बैठ के इतना कंसंट्रेशन बन नहीं पाता, तो ये एजुकेटर्स ऐसा क्या करते थे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहता था? जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो थे वो बीच बीच में ऐसे ही चुटकुला टाइप से कभी हंसा देते थे, तो जो मोनोटोनिक स्टडी चलती थी उससे एक बाहर कुछ चीज मिल जाती थी, तो उसमें भी इंटरेस्ट बना रहता था। करेक्ट। तो ऐसा कोई
वाकया कुछ याद है? मतलब ऐसे ऐसे याद आता नहीं है एकदम से, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इवेंट बहुत सारे होते हैं, बट अगर कुछ याद है तो बताओ। लाइक एसकेएम सर का जो बीच बीच में कभी कुछ गलतियां हो जाती थी तो डैश डैश बोल देता था। यार ये चीज मतलब बहुत फेमस है मतलब सर के बारे में, बड़े डैश टाइप के आदमी हो हैं? तो ये चीज तो मैंने भी बहुत ज्यादा सुनी है, सही बात है। एंड एक्चुअली ये चीज क्या है ना, लर्नर और एजुकेटर को जोड़ती है, और जब लर्नर और एजुकेटर का बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड से एफर्ट सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। चलो, तो एजुकेटर बहुत अच्छे मिल गए, ठीक है। अब यार एजुकेटर, उन एजुकेटर तो सबको पढ़ा है, सबकी रैंक तो आई नहीं, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करते हो, राइट? तो अब तुम्हारी स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे चलते हैं। तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड यू मेक नोट्स इन इट मैथमेटिक्स में? क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा मानना है कि यार बाद में जाते जाते बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ते हैं, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारे फॉर्म्स याद रखने हैं, ठीक है, कोनिक सेक्शन, बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज याद रखने हैं। सो हाउ डिड यू मैनेज योर नोट्स इन मैथमेटिक्स? नोट्स तो क्लास में जैसे सर लिखवाते थे वो मैं लिख लेता था, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे उनको हाईलाइट करके अलग से रखता था, जो कि रिवीजन में काम आते थे। और मैंने नोट्स के कंटिन्यूस रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करा, उससे जो प्रोफाइल्स होती है चीज़ों की उस पर ग्रिप रही। यस, सो बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मतलब ऐसा कभी हुआ होगा ना कि तुमने टेस्ट दिया, तुमने कुछ चीज़ याद है तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में, बट वो एकदम से एग्जाम में क्लिक नहीं की। सो इस इवेंट में व्हाट यू डिड टू मेक इट राइट इन द टेस्ट्स? मतलब टेस्ट के अंदर तो भाई एक बार तो गलती होगी, मॉक टेस्ट होते ही इसलिए, आई विल कम टू द मॉक टेस्ट आल्सो, बट व्हाट डिड यू डू कि मतलब उसके बाद क्या करते? इसको रेमेडियल मेजर्स बोलते हैं कि भाई तुमने टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो तुम्हें याद थी बट उस समय याद नहीं आई, सो उसके बाद तुम क्या करते थे? वो जो सेक्शन था मैं उसको एक बार रिकैप कर लेता था। उसके बाद तुम उसको बेसिकली, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था मुझे ये आता है बट वहाँ नहीं हो रहा है, तो कभी कभी रिकैप पर भी ये पता चलता था कि मेरी कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रह गई, तो रिकैप करना बेटर रहता था, या फिर उस टाइप के 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग रहे। करेक्ट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड इनफैक्ट मतलब अनअकैडमी का जो प्रैक्टिस सेक्शन है उसके अंदर हम कोई भी चैप्टर का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर कभी भी पेपर के अंदर ऐसा लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर चीज हम लोग गलत कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, जो पॉसिबली शायद आपने भी की होगी, ठीक है। अब जो मतलब मेरे हिसाब से क्या ना, हर इंटरव्यू में ना बच्चे इस क्वेश्चन का वेट करते हैं कि केमिस्ट्री कैसे लेनी चाहिए, है ना, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री तो लॉजिकल, हर जेईई एस्पिरेंट को फिजिकल केमिस्ट्री आती है। तो अब स्पेसिफिकली बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले डिड यू फेस एनी चैलेंज? यस, जो सबको ही चैलेंज लगता है भूल जाने का, उसको मैंने ऐसे ओवरकम किया कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू पहला तो, और मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा पर फोकस नहीं किया जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कुछ चीज़ें चलती है। मैंने मेनली एनसीईआरटी पर और जो इन सिलेबस की चीज़ें उन पे फोकस किया और उनका थरो रिवीजन पे फोकस करा, उनके थरो रिवीजन पे फोकस किया थ्रू शॉर्ट नोट्स। करेक्ट। तो ऐसा होता था कि मतलब जैसे मैं जब प्रिपरेशन करता था तो हमारे जो टीचर्स थे ना वो बोलते थे यार रात को सोने से पहले इसको रिवाइज करो, और उठने के बाद जैसे दवाई की तरह लेते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मतलब किसी को जुकाम हो गया तो ऐसे बोलते हैं ना कि सुबह लेना, फिर खाने के बाद ये दवाई खाना, फिर रात को ये खाना खाना। तो ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ किया था क्या तुमने? थोड़ा बहुत करता था, मतलब जब टॉपिक्स चलते थे तब ये सब चीज़ करनी पड़ती थी, रटना पड़ता था ना, जैसे टीचर बोलते थे। तो अब मैं ये चाहता हूँ यार कि ये जो चीज़ है ना, ये गाइडेंस तुम लर्नर्स को दो यार, कि अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है अपनी प्रिपरेशन में जो हमें इनहेरेंटली पसंद नहीं है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे मैं भी जब जेईई की प्रिपरेशन करता था मुझे भी रटना पसंद नहीं, इसी रीजन से तो नीट की जगह मतलब जेईई ली थी। अब करना पड़ रहा है तो करना पड़ रहा है, करना ही पड़ता है। मतलब पूरी प्रिपरेशन का हर एक एस्पेक्ट तो इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता, हर चीज तो ऐसी नहीं हो सकती ना कि यार आपको हर एक चीज ही बहुत पसंद आ रही, ठीक है। तो उस समय क्या लगता है ना कि यार कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार नहीं यार ये मुझे पसंद नहीं, तो वहां पे कैसे कोप अप करते थे?
जैसे कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक आ जाता था जो मुझे पसंद नहीं था जनरली, उसको कोप अप करने के लिए या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उसको लीव कर दूं या फिर मैं उससे स्ट्रगल करके उस पर वर्क करूं। बट लीव करने से अच्छा मैंने स्ट्रगल करना सोचा, बिकॉज जब अपन जिस गोल को अचीव करने के लिए 100% नहीं दे पा रहे हैं, फिर वो गोल ही यूजलेस है। करेक्ट। गोल इज समथिंग व्हिच ड्राइव्स यू टू द फिनिश लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं तो यही कहता हूं बच्चों को, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से सीरियस नहीं है ना, तभी आपको ये चीज दिक्कत आएगी कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो सीरियसनेस बहुत हाई लेवल की रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन मल्टीपल लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। एक, सिलेबस इसका डिफिकल्ट, दूसरा कंपटीशन लेवल इसका डिफिकल्ट, तीसरा पेपर में जूमिंग आ जाती है आजकल। तो ये मतलब इतनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस पेपर की कि आपको इसके लिए सीरियसनेस बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखनी होती है। आईओसी की बात होगी, अब ओसी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मुझे थोड़ी सी लॉजिकल साइड पे लगती थी देन इनऑर्गेनिक, और उसको मैं मैकेनिज्म बेस्ड थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोच करता था, जिस वजह से मुझे एग्जाम में लास्ट के टाइम में भूलने की प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई थोड़ा रिवीजन के कारण। तो ये है ना, ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से अलग है, राइट? एनसीईआरटी में तो चैप्टर वाइज है, और तुम बेसिकली फॉलो करते थे रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज, राइट? यस। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल मेरे हिसाब से टीचर का रहता है। यस। राइट? तो यहाँ पे टीचर की जो गाइडेंस है बेसिकली तुमने बहुत अच्छे से फॉलो की होगी। मतलब मेरे को याद है कि मैंने 2007-8 में प्रिपरेशन की थी, तो उस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी डायरी होती थी जिसमें सारे रिएक्शन वगैरह लिखे रहते थे लाइन से। ऐसा कुछ तुमने भी किया था? हाँ, मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू तो बने ही थे, बट मैंने ऑर्गेनिक के लिए अलग से एक बना ली थी, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना था, तो उसके लिए मैंने अलग से बनाया था अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। करेक्ट, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स की हम लोगों ने बात कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात करेंगे, अब फिजिक्स की बात करते हैं। यू सेड कि फिजिक्स यूज्ड टू बी योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है? तो अब फिजिक्स के अंदर इवेंचुअली तुम्हारे कितने मार्क्स आए 120 में से? इवेंचुअली 50% या उससे भी कम रहता था, मतलब मैथ्स टू मैथ्स 50% ही जा रहा था। 50% ही जाता था, मतलब मॉक टेस्ट के अंदर भी, ठीक है? तो इस वीकनेस को तुमने कैसे बेसिकली कंसील किया, एंड हाउ डिड यू लाइक, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत वीक रह जाता है ना, तो 160 टाइप की रैंक तो थोड़ा सा अनइमेजिनेबल हो जाता है। सो हाउ डिड यू गो अबाउट इट इन द जेईई एडवांस पेपर फॉर फिजिक्स? जेईई एडवांस पेपर में मैं प्रायोरिटी वाइज नहीं चल रहा था कि ये मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रांग है। मैं क्वेश्चन के लेवल को जज करके चल रहा था। तो मैंने ये था कि इजी क्वेश्चन को मिस नहीं किया। इस पेपर में बाकियों के कंपेयर फिजिक्स थोड़ी टफ थी, तो मैंने टफ क्वेश्चन से मैंने भी स्ट्रगल किया, बट इजी क्वेश्चंस को मैंने मिस नहीं किया, तो उस कारण से थोड़ा बैलेंस रहा एक लेवल पर। Correct. So basically you showed temperament at that point of time, right? आपका temperament बहुत अच्छा था, and like guys, there is a golden rule of selection for any objective examination. If you are being able to find easy and medium questions, and you are being able to do them, then your selection with good rank is almost guaranteed. मतलब ये चीज पता है, मैंने कितने लर्नर से बात की है, ये चीज तो होती है कि अगर आपने इजी क्वेश्चन छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि सारे बच्चे सही करके आएंगे उसको। इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और उसको सही कर दिया, तो तुम उन लर्नर्स में से एक होंगे जिन्होंने कोई ट्रिवियल मिस्टेक नहीं की। भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सभी का गलत होना है, राइट? डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सभी का गलत होना है, मगर इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज पिकिंग योर बैटल्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में वीक है, देन पिक योर बैटल्स एंड पिक योर बैटल वेरी वेरी केयरफुली। कोई भी इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो, तो अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है, विच इज बुक लिस्ट, है ना? अब बुक लिस्ट का डाउट बच्चों को कैसे आता है? बच्चे क्या सीबीएसई के बैकग्राउंड से आते हैं या फिर किसी बोर्ड के बैकग्राउंड से आते हैं? बोर्ड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बुक का पूरा पेपर उसी में से आता है, बच्चा 95-98% लेके आता है, बच्चा खुश रहता है। आईआईटी की सच्चाई ये है, जितनी परसेंटेज पे बच्चा बोर्ड में पास होता है, उतने में यहाँ पे आईआईटी की सीट मिल जाती है। जैसे 33% पासिंग मार्क्स है बोर्ड के अंदर, 33% में तो अच्छी आईआईटी की सीट मिल जाती है। 60% डिस्टिंक्शन की होती है,
60% में तो बहुत अच्छी आईआईटी बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो बहुत अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द बुक लिस्ट? सर मैंने तो मेरा मटेरियल जो था उसको रिपीट करने में ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा दी थी, बिकॉज मैंने टीचर से भी डिस्कस किया था। उन्होंने बोला नया ट्राई करोगे इससे अच्छा जो अपना है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया और वो आप गलत कर रहे हो तो उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं होगा। तो मैंने रिपीट करने में ज़्यादा फोकस किया और कुछ बुक्स मैंने की थी लाइक फिजिक्स में एच.सी. वर्मा और इरोडो जो सर बताते थे, और ऑर्गेनिक में थोड़ी सी मैंने एस.के.एम. सर की जो बुक थी वो करी थी। एस.के.एम. सर की बुक जो की थी। उसके अलावा बेसिकली आपके जो एजुकेटर्स ने आपको मटेरियल दिया वही आपने किया था, राइट? एंड में कुछ रिवीजन मटेरियल भी किया था? यस सर, वही जो टीचर्स प्रोवाइड करते थे वो वही सफिशिएंट था, टीचर्स ने प्रोवाइड किया, जो टीचर्स ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फोमो वाला क्वेश्चन आता है, वो मैं उस पे मैं आऊंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, उस पे मैं अभी आता हूं, बट मैं इसी चीज को थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करना चाहूंगा। व्हाट डू यू थिंक कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जैसे एनसीईआरटी के बच्चे नेगलेक्ट करते हैं कि यार जेईई एडवांस इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, एनसीईआरटी से थोड़ी होगा उसमें कुछ भी। एनसीईआरटी के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन? एनसीईआरटी केमिस्ट्री में मैंने मिस आउट कर दी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा, फिजिक्स में आई डोंट थिंक इतनी कोई नीड है एक्सेप्ट जेईई मेंस टॉपिक्स जो आते हैं, और मैथ्स में भी नहीं ऐसे। मैथ्स में भी वही जेईई मेन टॉपिक, मैथमेटिकल रीजनिंग और ये सब चीजें है ना। तो गाइस एनसीईआरटी ऐसे बोल रहे तो इंपॉर्टेंट है ही सी, बट अगर मैं तो ये बोलता हूँ बच्चों को कि यार जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा है उस चैप्टर की एनसीईआरटी एज होमवर्क कर लो, उसको एज डीपीपी मान के कर लो, कर लेनी चाहिए। मतलब एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जो यार भारत सरकार की किताब है, ठीक है? भारत सरकार के एग्जाम में भारत सरकार की किताब नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब बुक लिस्ट की बात भी हो गई। बेसिकली अभी तक ये चीज समझ में आ रही है, यू फॉलोड योर मेंटर्स, राइट? बिकॉज़ दैट इज व्हाट आई आल्सो कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वरना हमारा कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है एज अ स्टूडेंट, हमारा क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं। जो एक्सपीरियंस वो कह रहे हैं वो मान लो, तभी तो कोचिंग ज्वाइन की है, कोच की बात मानने के लिए, राइट? तो अब मैं नेक्स्ट चीज पे आता हूं, अबाउट द मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं कि सर प्रिपरेशन तो पूरी कंप्लीट ही नहीं, मॉक टेस्ट देंगे नंबर बहुत कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट के लिए मैं अलग से प्रिपेयर नहीं करता था। जैसे कोई मॉक टेस्ट हुआ तो उससे 2 to 3 डेज पहले मैं रिवीजन कर लेता था। बाकी मैं होमवर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, क्योंकि होमवर्क जो रेगुलरली चल रहा है उसको छोड़ के, जो अभी लाइव है उसको छोड़ के अगर अपन पुराना देखें तो उसमें क्या होगा कि पुराना जो वीक है वो तो वीक ही रहेगा अगर आपको टेस्ट के लिए करना है, और जो लाइव चल रहा है वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए मैं क्या करता था कि रिवीजन को तो रखता था 2 to 3 डेज बिफोर, बाकी जो रेगुलर शेड्यूल रहता था उसको करता था। और लो स्कोर्स की जहाँ तक बात है तो उससे मैं इनिशियली डरता था, बट जैसा कि मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ, वो यही बोलते हैं कि अभी गलतियाँ हो रही है उस पर तो खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो गलती अभी हुई है, आगे जाके आपको वो बचेगी गलती। बेसिकली आईना दिखा देता है टेस्ट कि यार तुम कहाँ पे हो और फिर कहाँ पे जाना है, राइट? तो ये चीज अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते ना तो आपको कभी भी ये चीज पता नहीं चलेगी कि किसी भी टॉपिक में आपकी क्या प्रोफिशिएंसी है, आपकी क्या पेन एरियाज है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है सब आपको आता है, मगर जब उसके क्वेश्चंस आते हैं ना तब असली में पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम हमारे साथ कॉन्सेप्चुअली है। ठीक है, तो अब जब तुमने मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज भी करते थे टेस्ट पेपर्स को? यस सर, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और वही मेन एम है मॉक टेस्ट देने का, एनालिसिस। तो कैसे करते थे थोड़ा सा बताओ यार, मतलब अपनी टेक्निक बताओ भाई। 160 रैंक आई है, कुछ तो अलग करते होंगे। एनालिसिस में जो भी मिस्टेक्स होती थी सबसे पहले मैं उनको देखता था और उनको कैटेगराइज करता था कि सिली मिस्टेक हुई, मतलब कैलकुलेशन पढ़ने के कारण उन सब कैटेगरीज में आता था। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, उसको मैं सिली मिस्टेक को तो क्लैरिफाई करता था लिख कर कि लिख लिया कि ये अपन इस पेपर में मिस्टेक की और उसकी एक लिस्ट बना ली। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को मैं ऐसे क्लैरिफाई करता था वापस से देख कि उस जो कॉन्सेप्ट में गलती हुई है तो उसको जाके रिकैप कर लेता था नोट से, या अगर नीड लगती थी क्वेश्चन अगर उसका करना है तो उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेता था और टीचर से पूछ लेता था। करेक्ट। कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर चीज मतलब टेस्ट में तुम्हें पता चला कि यार ये मेरी बहुत वीक है,
उसका लेक्चर वापस से देखना पड़ा, कभी ऐसा हुआ है? सर मैं लेक्चर का पहले देखता था, मैं जो वीक रहता था टॉपिक ऐसे, बट आगे जाके टीचर्स ने सजेस्ट किया कि लेक्चर देखना मतलब वर्थ नहीं है। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है गाइस। मतलब पता है बच्चे क्या करते हैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में, उनका वॉच टाइम जो होता है ना, वॉच टाइम मतलब लेक्चर देखने का टाइम, वो अपनी प्रिपरेशन का 70 to 80% होता है, जबकि बहुत गलत है। भाई आपने प्रिपरेशन की, आपने लेक्चर देखा, नोट्स बना लिए, वो नोट्स क्या है आपके खुद के हैं, उनसे रिवाइज करो मेन तो। यस सर, मैं भी वही प्रेफर करता था, वापस लेक्चर देखने का कोई सेंस नहीं होता। एग्जैक्टली, तो ये और बट पहले देखते थे और ये चीज सुधारी आपने, यस राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरेक्शन के माध्यम से ये भी समझें कि रीवॉच ऑफ लेक्चर शुड बी लीस्ट प्रेफर्ड, राइट? अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली वर्स्ट केस में आपको देखना पड़ेगा, वो दैट इज देयर, बट ट्राई टू गेट इट सॉर्टेड फ्रॉम योर ओन नोट्स, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो अब मॉक टेस्ट हो गया। अब तुम्हारा जो 12th तक का जो सिलेबस है भाई, तुमने सितंबर में चालू किया, ये मुझे समझ में आ गया कि जब फरवरी मार्च रहा होगा, जब थोड़ा सा 11th से 12th के बीच का गैप होता है, उसमें तुमने जितना बैकलॉग है वो खत्म कर लिया होगा। अप्रैल से तुम्हारा बिल्कुल 12th में सही चल रहा होगा। 12th का सिलेबस तुम्हारा कब कंप्लीट हुआ? 12th का सिलेबस दिसंबर के अराउंड हुआ था। दिसंबर के अराउंड कंप्लीट हुआ था। उस समय तक जेईई मेन की डेट्स भी नहीं आई थी, तो अब दिसंबर में तुम्हारा खत्म हुआ। और इस बार के बच्चों ने दोस्तों एक बहुत ही अतरंगी सिचुएशन देखी है, 2 बोर्ड्स, है ना? 2 बोर्ड एग्जाम दिया ना, तो जो पहला बोर्ड एग्जाम था वो नवंबर एंड और दिसंबर के टाइम था, राइट? यस। तो उस समय जेईई की प्रिपरेशन में ब्रेक नहीं लगा? नो सर, मैंने उसका पहले से प्लान करके रखा था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट कर दी थी, 1 आवर पर डे, और मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करता था, बाकियों पे तो कम ही फोकस रहता था। तो थोड़ा इसको इलैबोरेट करो, लाइक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12th क्लास की अगर तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, बस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का सोचना है। इंग्लिश और फिर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, यस, है ना? फिजिकल एजुकेशन, सबका फिजिकल एजुकेशन होता है, बहुत इजी चैप्टर होते हैं उसके अंदर। सो हाउ डिड यू मैनेज योर 4th and 5th सब्जेक्ट? 7 days बिफोर और 8 days बिफोर मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था, और बीच में जब एग्जाम के बीच का जो टाइम होता था 4th और 5th सब्जेक्ट का, तब थोड़ा टाइम लग जाता था, तब जेईई का थोड़ा अफेक्ट हुआ था। मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स जो अपना 12th का सिलेबस खत्म करते हैं ना, उस समय उनकी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स की परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है बिकॉज ऑफ द ब्रेक दैट दे गिव टू देयर जेईई प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ बोर्ड्स। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त जेईई प्रिपरेशन पूरी तरह से छोड़ना एक बहुत बड़ा क्राइम मानता हूं, जो हर्ष ने नहीं किया, which is a very good thing, right? I like मतलब जो आपके मेंटर्स हैं जिन्होंने आपको इसके लिए गाइड किया होगा, these mentors are amazing to have guided you like this, right? सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। कि इसमें एजी सर ने ऐसा सजेस्ट किया था कि अगर आपको फ्लो नहीं तोड़ना है तो आप पेन चला के जैसे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करो, तो 2 to 3 आवर्स भी अगर आप वो कर लोगे तो आपका जेईई से फ्लो नहीं टूटेगा। तो वो उसको भी मैं करता था बोर्ड्स के टाइम में। करेक्ट, मतलब ताकि पेन चलाने की आदत जो है ना वो खत्म नहीं होगी। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन गाइस, है ना? यू कैन आल्सो इंप्लीमेंट इट। तो बोर्ड के टाइम पे बिल्कुल मतलब ऐसे ऑल इन बोर्ड्स के अंदर नहीं जाना होता, ठीक है? अब दिसंबर आ गया, दिसंबर में सिलेबस भी खत्म, बोर्ड भी खत्म। अब फर्स्ट रिवीजन कैसे किया? फर्स्ट रिवीजन में जैसा सर ने स्ट्रेटजी बताई थी, वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग में मैंने कैटेगराइज किया। मैथ्स सबके लिए मैंने अलग स्ट्रेटजीज अपनाई थी। हाँ तो बताओ सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स के लिए जैसे मैंने वीक को जितनी सजेस्ट करी थी एक्सरसाइजेस जो शीट में करनी है वो मैंने करी, जैसे 3 एक्सरसाइजेस फॉर वीक, मॉडरेट के लिए 2 एक्सरसाइजेस, एंड जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके लिए बस पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज जो कि यार ये बड़ा बहुत सही स्ट्रेटजी है, जहाँ पे मतलब अगर थोड़ा सा बहुत सिंपल भाषा में समझे, जहाँ पे जितना गहरा गड्ढा होता है उतनी ज्यादा रेत लगती है भरने में, राइट? तो बस बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। जो सबसे वीक है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वहाँ पे करनी है, जो कम वीक है उसमें थोड़ी कम करनी है, जो सबसे स्ट्रांग है उसमें केवल पीवाईक्यू यूज करते हैं, राइट? ये मैथमेटिक्स में स्ट्रेटजी है। यस। और फिजिक्स, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सर ने पूरा प्लान दिया था कि उसमें सर ने शेड्यूल बना दिया था, एक पूरा मंथली शेड्यूल कि इस दिन ये करना है। तो वो पूरा सॉर्टेड आउट था कि शीट ही रिपीट करता था मैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता था, तो उससे फिजिकल केमिस्ट्री पूरा हो गया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने नोट्स को ज़्यादा फोकस करा और एनसीईआरटी पे फोकस किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शीट रिपीटिशन और वो सर के अकॉर्डिंग, मतलब सर जब प्लान करते थे डिस्कशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग होता। ठीक है। और फिजिक्स में मैंने क्योंकि मुझे फिजिक्स पे 12th के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तो मैंने पीवाईक्यू से ही शुरू किया, फिर पूरी शीट कंप्लीशन पे फोकस किया और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देता था मैं कोर्स कंप्लीशन के बाद, क्योंकि वो वीक ज़्यादा था। तो दिस इज वेरी प्रोफेशनल अप्रोच है ना। अभी बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, यार मुझे तो फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स स्ट्रांग है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। अब ये एक जीवन की सच्चाई है कि आप 10 में से 20 नंबर नहीं ला सकते, 10 में से मैक्सिमम 10 ही नंबर आएंगे। तो फोकस कहाँ करना चाहिए, 10 में से 5 को 10 लेके जाने में। तो वीक एरियाज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो फर्स्ट रिवीजन तुमने फरवरी तक खत्म कर लिया होगा, कब तक खत्म किया? फर्स्ट रिवीजन यस फरवरी के अराउंड खत्म हुआ होगा। फिर अब जब दूसरे बोर्ड आए तब वापस से वही स्ट्रेटजी मैंने यूज करी थी जो पहले बोर्ड्स में करी, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव थी और उससे रिजल्ट्स भी आ रहे थे। तो सेम स्ट्रेटजी से मेरा जो जेई का फ्लो था वो नहीं टूटा था, बोर्ड्स कभी भी नहीं टूटा। अब एक चीज बताओ, जब ये रिवीजन चल रहा था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस दौरान मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या थी तुम्हारी? वीक में एक, हर वीक एक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते थे। अब जब सबसे पहले जो जेईई मेन की डेट आई थी ना, वो जितना मुझे याद है शायद अप्रैल आई थी सबसे पहले। यस राइट, अप्रैल में आया था। तो डिड यू पैनिक एट दैट टाइम कि यार इतना जल्दी जेईई मेन आ रहा है? यस सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम ही था मेरा जो इतना बड़ा होने वाला था। तो पैनिक तो वही था बहुत कि इतना जल्दी हो गया। और बट यही था कि सिचुएशन अब हो तो एग्जाम तो सबके लिए ही होगा, सभी पैनिक करेंगे, तो उसको फिर कंट्रोल में लाया, मतलब प्रॉपर जो जितने दिन बने थे उसके अकॉर्डिंग प्लान करके, और एंड टाइम में फिर वापस आने की शेड्यूल। बेसिकली जो है सबके लिए है ना। यस तो जो है सबके लिए है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, है ना? बिगाड़ेगा तो सबका बिगाड़ेगा, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है जो मतलब निकल के आती है। और ये दिस इज व्हाट चैंपियंस आर मेड ऑफ, दिस इज द स्टफ दैट चैंपियंस आर मेड ऑफ, लाइक दे आर ऑलवेज बीइंग एबल टू फाइंड द वे फॉर देमसेल्फ, टू पुश देमसेल्व्स, राइट। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली। तो अब बोर्ड एग्जामिनेशन भी हो गया, मे हो गया। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मुझे ऐसा याद है कि केवल 1 महीने का गैप मिला था जेईई मेन के लिए, राइट। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ जेईई मेन 1? सर मैं जेईई मेंस 1 में तो बहुत पैनिक कर गया था लास्ट के मंथ में, और स्पेशली एंड में आते आते, क्योंकि क्या होता था कभी पेपर देख लेते थे तो थोड़ा सा पैनिक कर जाते थे। बट मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि बिफोर द एग्जाम टू रिवाइज द फुल सिलेबस वंस अगेन। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने प्लान किया और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी फिर इंक्रीज कर दी थी मैंने। वीक में आई थिंक 3 या 4 कभी हो जाता था। अच्छा, मॉक टेस्ट बेसिकली बहुत ज्यादा दिए थे लास्ट में। हाँ, तो जेईई मेन 1 में क्या परसेंटेज है? 99.94 99.94 बेसिकली, ठीक है। और जेईई मेन 2 में ये इंप्रूव हुई थी 99.957 99.957। ओके, तो बेसिकली तुम्हारी रैंक 99.957 के हिसाब से आई होगी। अब जेईई मेन 1 का जब तुमने अटेम्प्ट दिया, तो जेईई मेन 1 के तुम्हारा अटेम्प्ट तो था ही, उसके अलावा जो बाकी के पेपर्स थे, क्या वो तुमने जुलाई के लिए अटेम्प्ट किए थे? नो सर, फिर मेरा फोकस सोनली एडवांस पर था। हाँ, क्योंकि एक बार अच्छी परसेंटाइल आई गई, अब तो यार अगले पे फोकस करना है। और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका जेईई मेन 1 बहुत अच्छे से हो जाता है और आप जेईई एडवांस एस्पिरेंट है, मतलब आपका जो सपना है वो आईआईटी है, और आईआईटी से कम नहीं है कुछ भी, तो आप लोग जेईई मेन 1 के बाद सीधा जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में लग सकते हैं और जेईई मेन 2 एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। Yes. तो तुमने भी ये थॉट प्रोसेस रखी होगी यार मॉक टेस्ट से एक सीबीटी का एक्सपीरियंस हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, राइट? बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, जेईई मेन 1 भी हो गया, थोड़ा सा पैनिक हुआ, फाइनल रैंक क्या है जेईई मेन 1 में? बता देते हैं लर्नर्स को। जेईई मेंस के बाद मतलब जो 466 गाइस इसकी रैंक थी, टॉप 500 के अंदर थी जेईई मेन के अंदर भी। तो 466 रैंक बेसिकली आ गई। अब उसके बाद क्या एक कॉन्फिडेंस, ऐसा मतलब ये कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगा मैं, एक मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार कुछ अच्छा कॉलेज मिलेगा ही सही।
466 रैंक आई है तो NITs भी बहुत अच्छे होते ही हैं, तो उससे एक अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब हम बड़े लड़ाई के लिए तैयार हैं, IIT JEE एग्जामिनेशन देंगे, JEE एडवांस का एग्जामिनेशन देंगे। तो जुलाई 1 जुलाई बेसिकली तुम्हारा JEE मेन 1 हो चुका था, तुम्हारा शॉर्ट के अच्छे नंबर ही आएंगे। 1 जुलाई से 28 अगस्त तक क्या किया? फिर सर जो मैंने जैसे टीचर्स वगैरह से डिस्कस किया था, तो उन्होंने ये बोला कि जो वीक टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले उठा लो, क्योंकि आगे जाके आपको फिर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मैंने रिवीजन में उनको उठाया था, बट फिर भी मेरे को लगता था कुछ वीक टॉपिक्स हैं, तो उन पे मैंने सोलली फोकस किया और उनको कवर अप किया, और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी वही एडवांस के लिए भी इंक्रीज कर दी। लाइक वीक में उसका एडवांस का तो नहीं लगता था, क्योंकि उसके 2 पेपर। हाँ, उसके 2 पेपर थे, तो तुम मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर देते थे? हाँ सर, वो तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देना पड़ता है, हाँ, नहीं होता है। 9 से 12, 2.5 से 5.5। ठीक है, तो अब है ना JEE एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है उसको यार वो एक मैराथन है। कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें एक दिन में 6 घंटे पेपर देना हो? कोई नहीं होता, राइट? तुमने कोई भी ऐसा पेपर दिया होगा। NTSC भी 4 घंटे होता है, एक दिन में 4 घंटे होता है, 2 घंटे 2 घंटे, राइट? तो जब तुम मॉक टेस्ट देते थे तुम्हें कभी फैटीग फील होता था सेकंड पेपर में? ये सर, ये तो हर पेपर में, मतलब मेरे को एग्जाम से पहले जो लास्ट मॉक टेस्ट था, हाँ। उसमें भी ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा पेपर 2 में इनएफिशिएंट हो रहा हूँ, कहीं इजी आ गया पेपर तो क्या होगा, हाँ। उसका डर रहता था कि इनएफिशिएंसी के कारण पेपर नहीं बिगड़ जाए। बट यही रहता था कि बीच का जो टाइम होता था उसको मैं सही से मैनेज करता था, और वो टाइम भी मैं ऐसे ही रखता था। कैसे मैनेज करते थे? मतलब जैसे 2.5 घंटे का गैप है, उसको कैसे मैनेज करते थे? तो मेरा ये प्लान था कि बीच में 15 मिनट स्नैप ले लूँगा ताकि रिफ्रेश हो जाऊँगा, और लाइट फूड लेता था, तो उससे कभी भी आलस टाइप्स नहीं रहता था। अच्छा, फुल एफिशिएंट रहती थी। ठीक है। सो बेसिकली जो पेपर का आपके गैप बहुत बढ़ गया है। हमारे टाइम पे 2 घंटे का गैप होता था, तो हमें ये एडवाइस किया जाता था कि नैप ना लो, वरना क्या सेकंड पेपर में नींद आती। ठीक है, हमें ये ट्रेन किया जाता था कि आप किस तरह से पेपर में 6 घंटे तक लगातार आपको एकाग्रता से परफॉर्म करना होता है। मतलब मैं अपना भी बताता हूँ, मेरा भी खुद का पेपर 2 खराब हुआ। पेपर 1 के हिसाब से मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आने वाली थी, पेपर 2 मेरा खराब हुआ और इवेंचुअली बट मेरी रैंक तो टॉप 50 में है, बट फिर भी पेपर 2 मेरा बहुत ज्यादा खराब हो गया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मैं दिन में सो गया था। तो वो एक मतलब डिबेटेबल इशू है, बट अब तो 2.5 घंटे का है, अब तो ये प्रमोटेड है कि आप थोड़ा रेस्ट लो, लाइट खाना खाओ और फिर एग्जाम देने जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब JEE एडवांस के दिन पे चलते हैं। 28 अगस्त अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। ठीक है, एक दिन पहले क्या हो रहा था? वही नर्वसनेस थी, और पढ़ाई तो मैंने कम ही करी थी उस दिन। वो IOC का मतलब बार बार कुछ लग रहा था, कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, तो बार बार वो नोट्स के पेजेस ही पलट रहा। अच्छा, बाद में ऐसा लगता है कि यार ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा फील आता है। यस सर। तो कितनी बजे सो गया था रात को? 27 को 2 बजे 2 बजे मैं बेड पर तो 11:30 ही चला गया था। बट नींद नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। और ये चीज रिजल्ट में फील हुई होगी। रिजल्ट में तो रिजल्ट से एक दिन पहले भी रात को नींद नहीं आती, मतलब ऐसा लगता है कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। ठीक है, तो अब 28 को सुबह की बात करते हैं। कैसा ब्रेकफास्ट था? क्या ब्रेकफास्ट किया था? लाइट, एकदम लाइट, एक पूरी का खा गया था बस। एक पूरी खा गया था, दही चीनी नहीं? वो तो यार मतलब बनती, दही चीनी के बिना इंडिया में कोई सी भी जंग नहीं जीती जा सकती भाई साहब। ठीक है, दही चीनी कंपलसरी, एपेटाइट है। ठीक है, तो दही चीनी तो लेके गए होंगे, है ना, कि भाई आशीर्वाद कुछ मिल जाता है उससे। ठीक है, तो अब JEE एडवांस का पेपर हो गया। ठीक है, पेपर लगाई, मार्क्स लगाई लिए होंगे, उससे पता चल गया होगा कि क्या रैंक आने वाली है। कुछ मतलब कितने मार्क्स लगाए थे तुमने? मतलब लगा लिए थे कि जैसे 1 तारीख को शायद आंसर किया है, राइट? मतलब वो रिस्पॉन्सेस दिख गए थे, सॉरी, तो तुमने लगा लिए थे 1 तारीख को नंबर अपने? हाँ, वो मैच कर लिए थे। अच्छा, मैच कर, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार अच्छा गया। एक बार तो ऐसा लगा होगा कि यार, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम मार्क्स आए। ठीक है, तो ऐसा लगा नहीं होगा ना कि यार स्टार्टिंग में तो क्या टॉप 200 में रैंक आ जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा था। इवन मार्क्स आने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं टॉप 200 में फॉल करूंगा। 200 to 250 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, डिफिकल्टी लेवल को देखकर। वही तो मतलब, क्योंकि ऐसा लगा एक्चुअली हर किसी बच्चे के नंबर बहुत कम है। ठीक है, मतलब दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम जहां पे तकरीबन 65% पे 100 रैंक आ गई, राइट? 65% पे 100 रैंक आना अपने IIT के पेपर के इतिहास में वन ऑफ द टफेस्ट ये पेपर हो गया। तो अब 11 सितंबर की बात करते हैं।
11 सितंबर को सुबह 10 बजे रिजल्ट आना था, ठीक है। तो घर में क्या माहौल था? सब मतलब ऐसे प्रे कर रहे थे, भगवान से वही प्रे कर रहे थे कि बढ़िया रिजल्ट आए। मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। ठीक है, जैसे ही तुमने वो नंबर देखा 160, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ यू, योर पेरेंट्स? मतलब रियली दे फेल्ट वेरी प्राउड, बहुत हैप्पी थे। मतलब घर में अलग ही माहौल था। पापा घर पर नहीं थे, पापा आउट ऑफ स्टेशन थे। अच्छा, ओह, ही कुड नॉट लिव दैट मोमेंट लाइव वो मोमेंट मिस कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। बट वहाँ से भी कॉल आया था तो बहुत खुश थे। वीडियो कॉल आया होगा, हाँ सही बात है। तो अभी 11 तारीख को फिर पूरे परिवार को बताया होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, आईआईटी की जो सक्सेस होती है ना, वो पूरे परिवार की सक्सेस होती है, राइट? तो फिर कैसा माहौल था घर में? मिठाई बट रही? मिठाइयाँ बटी और मतलब सब रिलेटिव ग्रीट करने आए तो अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम ही फेस की थी। हाँ, तो बहुत अलग लगा। तो स्टार्टअप फील हो रहा था? हाँ, ऐसा लग रहा था कि सोसाइटी में इज्जत एकदम से बढ़ गई। हाँ। मतलब पता है, आईआईटी जेईई का रिजल्ट वो दिन होता है जिस दिन आपको, मतलब आईआईटी के रिजल्ट से पहले आपको ऐसे बोलते होंगे कि ये डागा जी का लड़का है ना? फिर डागा जी को बोलते होंगे आईआईटी रिजल्ट के बाद ये हर्षवर्धन के पापा है। ये चीज मैंने भी फेस की थी। मतलब मैं जब आईआईटी में गया था ना, तो जब मेरा फेलिसिटेशन हो रहा था, ठीक है, तो मेरे फादर को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये प्रशांत जैन के पापा है। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट दैट आई हैव डन समथिंग। तो तुम्हें भी फील आया होगा ऐसा कुछ? यस सर। राइट? वो मोमेंट बहुत अमेजिंग होता है, ठीक है। तो अब ये बहुत अमेजिंग जर्नी अपन लोगों ने की, तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। अब मैं कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि यार जेईई की प्रिपरेशन इतनी लंबी होती है, 2 साल की प्रिपरेशन होती है, उसके बाद बहुत सारे फोमो भी आते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मैंने बोला था ना कि मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मैं इन एजुकेटर से पढ़ रहा हूँ, ये दूसरे एजुकेटर भी बहुत अच्छे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे हैं। कभी ऐसे फील आई? ये सर ऑब्वियसली, मतलब जो अपने पास होता है उससे बेटर दूसरे में लगता है। तो ऐसा लगता तो बहुत मुहावरा है वो, दूसरे के यहाँ पे घास ज्यादा हरी लगती है, ऐसा कुछ मुहावरा होता है इस चीज का। हाँ, कंटिन्यू। तो ऐसा लगता तो था, बट मैं यही पेरेंट्स से भी डिस्कस करते रहता था कि ऐसा लग रहा है कि कहीं अपनी प्रिपरेशन में कमी नहीं है। बट वो भी ऐसे गाइड करते थे कि तू जिनसे पढ़ रहा है वो इंडिया लेवल पे कंप्लीट करवाते हैं। तो वो ये ऐसा अश्योर करते थे और मेरे को भी फिर खुद ऐसा अश्योर हो जाता था कि ठीक है, नहीं अपन सही जगह पे हैं। मतलब ये चीज पता है एक्चुअली क्या, ऑनलाइन में ये बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको बच्चों को फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि यार, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, सब जगह थोड़ी सी ऐसी चलती है कि यार अगर तुमने ये चीज नहीं पढ़ी तो तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा, टाइटल भी ऐसे आते हैं। तो बच्चे को डर तो लगता है यार ये तो मैंने नहीं पढ़ रखी तो ऐसे कभी भी लगता है ना। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक का लिखा होता है कि अगर तुमने ये बुक नहीं पढ़ी तो तुम्हारा जेईई एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा। और मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना, वो बोलते सर हमने तो ये बुक पढ़ी। मैंने कहा यार देखो, आईआईटी जेईई है, मोर देन 1000 ऑथर्स है, 1000 ऑथर्स की किताब पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। तो तुम्हें एक बिलीफ रखना पड़ता है, और वो बिलीफ रखने के लिए तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पहले हो जाती है। जैसे भाई तुमने डिसीजन ले लिया सितंबर में कि मैं न्यूक्लियस पैनल से पढ़ूंगा, हो गया डिसीजन। अब इस डिसीजन को अगर तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, है कि नहीं? जो भी बच्चे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आप फोमो में आते हैं, आपको लगता है कि आप एक गलत डिसीजन ले चुके हैं और एक गलत एजुकेटर पैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो बच्चा अपने आप को क्वेश्चन करता है उसका जेईई में सिलेक्शन क्वेश्चन हो जाता है। मैंने तो यही देखा है, जो बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे 12th तक भी भटकते रहते हैं, कभी इन एजुकेटर से पढ़ते हैं, कभी इन एजुकेटर से पढ़ते हैं। तुमने भी देखा होगा अपने बैच में कुछ बच्चे इरेगुलर हो जाते थे, फिर दूसरे एजुकेटर के पास पाए जाते थे, राइट? तो ये डिसीजन है ना दोस्तों, 11th की स्टार्टिंग में ले लो आप, और उसके बाद 2 साल तक उस डिसीजन पे अडिग रहो, ठीक है? अब पूरी प्रिपरेशन हो गई, सिलेक्शन भी हो गया, अब आगे क्या विचार है? आगे तो कॉलेज की वही काउंसलिंग का विचार है, और आई एम थिंकिंग ऑफ आईआईटी मद्रास सीएससी और कानपुर सीएससी। सीएससी यार एक चीज बताइए, ऑनेस्टली होता है पीयर प्रेशर की वजह से सब सीएस लेते हैं, इसलिए मैं भी सीएस लूंगा। ऐसा तो नहीं है, बट वही है स्कोप के हिसाब से थोड़ा सा। मतलब मैंने पहले सुना था सीएससी का थोड़ा, तो इस वजह से इंक्लिनेशन थोड़ा हो गया, बट
फिर स्कोप अगर देखे और इंटरेस्ट के हिसाब से भी जो उसमें होता है। मैंने तो जब IIT बॉम्बे CSC किया था, तो जब मैंने ली थी ना ब्रांच, तो मैंने तो इसी वजह से ली थी कि यार सब यही लेते तो मैं भी ये ले लेता हूँ। और मैं पता लिटरली क्या सोचता था कि मतलब वहाँ पे क्या सिखाते होंगे, PPT बनाना सिखाते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करना सिखाते होंगे, ये सब चीज़ सिखाते हैं। मुझे लगता था कंप्यूटर साइंस का मतलब ये होता है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म बनाना सिखाएंगे, ठीक है, एल्गोरिथम्स होंगे, मतलब ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मुझे फील हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ बता यार, तेरी जो जेईई की पूरी प्रिपरेशन थी, उसमें कोई ऐसा इंस्टेंस था जिसमें लगातार 10-12 दिन तक तू ना पढ़ पाया, ओके, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब तूने डाउन फील किया हो? And how were you able to cope up? एक टाइम था जब घर में कोविड हो गया था सबको। अच्छा, तब मैं अलग ही था सबसे, तो तब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। तेरे को नहीं पता? मेरे को नहीं आता, मैं अलग ही था सबसे। अच्छा, तो आइसोलेशन में था। तब टेंशन रहती थी घर की, और तब मेरे से मतलब बहुत उस टाइम पर एफिशिएंसी था। उस टाइम थोड़ा सा छुट्टियों का भी पीरियड था, क्योंकि टीचर्स वगैरह को हुआ था, तो उस टाइम मेन कोप अप करना था जो बैकलॉग है उसको। मतलब ये 21 की बात रही होगी, 12 की बात थी ये? हाँ, 12th के बात थी। उसमें मेरे को कुछ चीजें कवर अप करनी थी वीक टॉपिक्स, क्योंकि एक्चुअली जो सेकंड वेव ऑफ कोविड थी ना, दैट वाज मोर लीथल। और फिर सब जगह से ऐसा सुनने में आता था कि यार ये चीज हो गई, इस जगह ये इतनी मतलब फैटेलिटी रेट क्योंकि बहुत है, तो थोड़ा सा मन में टेंशन रहती होगी कि यार सब लोग सही हो जाएं सही से, और पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो कितना पीरियड था वो, कितना इलॉन्गेटेड पीरियड था वो? 12 days, अराउंड 11 to 12 days था। 11 to 12 days, राइट, 11 से 12 days। हाँ, मतलब वो और उसको फिर उसके बाद कोप अप कैसे किया? जब सब सही हो गए तब अपने आप कोप अप हो गए? पेरेंट्स से मिल लिया तो फिर ऑटोमेटिकली फिर मोटिवेटेड ही फील किया, मतलब उनकी बातों से यार मिलकर अच्छा लगता था। करेक्ट। सो व्हाट इज लाइक, मतलब अब हम रोल ऑफ पेरेंट के बारे में बात करते हैं। एजुकेटर पे बहुत बात हो गई है ना, एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया। व्हाट वाज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स इन योर जेईई प्रिपरेशन? मेन मोटिवेटर जो घर पर थे वो मेरे पेरेंट्स ही थे, बिकॉज ऑफलाइन में अगर आप जाओ तो आपको टीचर्स मिलते हैं और फ्रेंड्स मिलते हैं, बट मैं अकेला था, ऑनलाइन में प्रिपेयर कर रहा था, मेरे पास कोई और था नहीं। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी होती थी तो मैं पेरेंट्स से डिस्कस करता, टीचर से भी करता था, बट पेरेंट्स से करता था तो मोटिवेट ही करते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, किसी भी डिसीजन में सपोर्ट ही किया। Correct. This is the best thing the parents can do, like to support you in your decisions. So अब हम हमारे इंटरेक्शन को लेके चलते हैं हर्ष के माता पिता की तरफ। So first of all sir, from the Unacademy side, I would like to congratulate you on the success of your son. So जब आपको सबसे पहले पता चला था कि हर्ष की ऑल इंडिया रैंक 160 आई, so what was your reaction? Sir, the reaction was very obvious. Actually, मैं मेरे घर पे ही नहीं था. I was in Paris. Okay. So जैसे ही, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस दोनों के रिजल्ट्स मैं ही चेक करता था, चाहे वो रिस्पॉन्स शीट हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, जो भी, और मैं ही मार्क्स की कैलकुलेशन करता था। तो जब मैंने ये देखा, मैंने तो जिस होटल में था, नेट अवेलेबिलिटी वगैरह सब अप टू डेट थी। जब मैंने श्योर किया, मैंने रिजल्ट देखा, तो मैं उम्मीद कर रहा था 300 होना चाहिए, क्योंकि मैं 4 तारीख को इंडिया से रवाना हुआ था। तो तब तक मैं ये चेक कर चुका था कि हाँ भाई, यू विल गेट अ डिसेंट रैंक। पर जैसे ही मैंने 160 देखा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था, कि मुझे लग रहा था भाई आई एम मिसिंग। मेरा एक्चुअली 14th को आ गया था। अच्छा। सो आई प्रीपोन माय ट्रिप, और मैं इंडिया को 12th को आ गया। ओके। सो तो पहले आपने पेरिस में रिजल्ट चेक किया? बिल्कुल। तो उस समय तो सुबह बहुत जल्दी सुबह हो रही थी सर। एक्चुअली उस वक्त मेरे को रात को पूरी रात नींद नहीं आई थी। एक्चुअली मैं 2 बजे तक तो घूम ही रहा था, क्योंकि मुझे नींद लेनी नहीं थी। और 6:30 बजे, 3.5 घंटे हिंदुस्तान आ गया था टाइम गैप के हिसाब से। तो 6:30 बजे आई वॉज वेरी, मतलब 6 मिनट 1 मिनट कम, आई वॉज रेडी विद एवरीथिंग। और मैंने सबसे पहले स्कोर देखा था, और उसके बाद जैसे ही मैंने रैंक देखी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, बट मैंने साइंस ली थी। तो भी मतलब जो आपको डिस्कस बताना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एन IITian, बट मुझे तो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला। सो आई हैव टू चेंज, यू नो, आफ्टर 12th मुझे कॉमर्स देनी पड़ी। और फिर आई डिड माय CA इन एवरी फर्स्ट अटेम्प्ट। I worked for a government organization, Securities and Exchange Board of India. Then
देन आई वर्क फॉर 3 इयर्स और फिर उसके बाद मैंने छोड़ के मेरा खुद का बिजनेस है एक्सपोर्ट का। करेक्ट। सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। सो बेसिकली यू लिव द ड्रीम ऑफ योर फादर, राइट सर? वन कैन से दैट, वन कैन डेफिनेटली से दैट। सो मैम आप बताइए, आप तो जो रिजल्ट था तो मेरे हिसाब से हर्ष के पास ही होंगे, हाँ, ठीक है? तो मतलब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था रिजल्ट के बाद? लाइक जैसे हर्ष ने बताया था कि फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ था बट सेकंड ओके हुआ था, तो एक मन में डर था, बट फिर जैसे स्कोर देखा तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया था कि हाँ थोड़ा ये हो जाएगा बेटर स्कोर के हिसाब से, और डिफिकल्टी लेवल वगैरह सब सुन रखा था। लाइक फिर इन्होंने जैसे फोन पे बताया कि 160 स्कोर किया, तो मैंने वापस लाइक मुझे लगा कि मैंने सही सुना है कि नहीं। अच्छा। आई टोल्ड हर्ष कि वापस मतलब पापा क्या बोल रहे हैं, तो बोले 160। तो लाइक वो हम दोनों आपस में वो एकदम अरे 160 बहुत खुश हो और बहुत अच्छी रैंक और बहुत सरप्राइज भी थे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सो मैम ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, जैसे ये प्रिपरेशन है ना 3 लोगों की होती है, एक बच्चे की, एक माता पिता की, एक टीचर की। हमने बात की टीचर्स के बारे में, हमने बात की इसके बारे में। 2 साल की जो पूरी जर्नी थी उसमें हाउ डिड यू सपोर्ट? जैसे अब क्या होता है, इसका क्या होता था, जैसे लाइक कभी टेस्ट दिया, पेपर अच्छा होता था तो ये खुश हो जाता था, पेपर गंदा होता था तो डीमोटिवेट हो जाता था। तो इसको हमेशा यही कहते थे बेटा गलती से डरना नहीं है, उससे तू अभी खुश हो कि मेरी गलती अभी हुई है बट मेरे को ये टेस्ट में नहीं करनी है, तो हर गलती से तेरे को सीखने को मिलेगा। ऐसे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी देके इसको हम मोटिवेट करते थे। अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और सर क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, आपने बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन देखी हैं, सो हाउ डिड यू हेल्प हिम इन बिल्डिंग द टेम्परामेंट? सर मैं तो हर दिन प्रेशर सिचुएशन में ही रहता हूँ और आई एम अ जैन बाय कास्ट, सो मेरे को 2 चीज दिमाग में रहती है। वन, एक महाभारत में एक श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और एक हम श्रीमद् रामचंद्र जी को मानते हैं। सो ही सेज कोई पण कारण नहीं इस संसार में क्लेशित तवा योग्य जन नहीं। मैंने कहा कुछ भी हो जाए अपने को टेंशन नहीं करनी है। और मेरे पास खूब सारे मोटिवेशन एग्जांपल भी होते थे, लाइक माइकल फेलिप्स का होता था, अब्राहम लिंकन का होता था, नरेंद्र मोदी का भी है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल वी हैव। सो और मैं एवरी डे मैं मोटिवेट करता था, मैंने कहा जो होगा वो अच्छा होगा और एवरीथिंग हैज टू हैपन फॉर गुड रीजन। करेक्ट। और आईआईटी चूज करने के पीछे भी यही था कि भाई 12th में यू वुड हैव टेकन कॉमर्स 11th के बाद, बट हमने साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मैंने कहा सारी अपनी फील्ड्स खुली रहेगी, पर हमारा फोकस आईआईटी पर ही था और लकीली वो हो गई। बिल्कुल सर, वही चीज होती है कि आपने इस चीज को शिद्दत से चाहा था बहुत पहले। हाँ, और भी बहुत चाहते हैं, पर ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। और यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है, ये जो पूरी जर्नी होती है ना, यहाँ पेरेंट्स से जो चीज सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है ना, वो होता है इमोशनल सपोर्ट। टीचर्स एकेडमिकली पूरा अच्छे से गाइड करने में सक्षम होते हैं। आप एकेडमिक्स की टेंशन मत लीजिए, अच्छी जगह पे अपने बच्चे को दीजिए, वो एकेडमिक्स सब देख लेंगे। आप उनको सपोर्ट कीजिए मोटिवेटेड रखने में। बच्चों को बहुत बार लो फील होता है, जो वो बातें केवल पेरेंट्स से ही कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को जब वो बात करते हैं, तब पेरेंट्स के पास, जैसे सर ने बताया, कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बच्चा सुनना चाहता है और बच्चा मोटिवेट होना चाहता है। ऐसी कोई सी भी चीज एक्चुअली बच्चों को होती नहीं है जो उनको नहीं पता, बट इट इज सम टाइम वो अपने पेरेंट्स से सुनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है सर। और अब मैं सर ये चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे इसकी पूरी प्रिपरेशन हुई है, आपने इसको कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज किया है? सर मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई बच्चे को कोई तरह का प्रेशर नहीं दें। अगर उसका वो फ्री होगा, विदाउट प्रेशर होगा, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। हम लोगों ने भी 10th के बाद में प्लान किया था कि हम कोटा जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली सारे टिकट्स होने के बाद में भी हमारे पास कोविड होने के चक्कर में हम नहीं कर पाए। हमने सोचा महीने भर बाद जाएंगे, 2 महीने, फिर वो सारा मैसअप हो गया था, फिर जा ही नहीं पाए। और फिर हमने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म चूज किया, मैंने भी गाइड किया, हेल्प ली लोगों की, और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म मिला तो हमें अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म। और उसके बाद हमने फिर 2021 में भी वही मन में आस रहती है, कोटा में आईटी की फैक्ट्री है, वहीं से निकल जाए सारे। तो हमने कहा फिर प्लान करते हैं, हमने फिर टिकट करवाई। फिर सेकेंड वेव आने के बाद देखो खुद को ही कोविड हो गया, तो
मतलब ये मैं जान है तो जान है। जान है तो, और मुझे मैं बिल्कुल क्लियर था कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और एवरीथिंग विल बी गुड। सो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई अपने पास अब यही बचा है और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमने कोई भी चेंजेस किए तो आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, और मैंने कहा जिसको आपने चूज किया है, मैं कह रहा हूँ सारे सर एक ही होते हैं, पढ़ाने का तरीका लगभग एक होता है, आप उसको कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। और वी हैव मतलब मेरे हिसाब से, मैं एजी सर, इसके मुंह से ही नाम सुना, एजी सर, पीएमएस सर, एकेके सर, ये मॉडर्न द्रोणाचार्य, इनको ऑनलाइन द्रोणाचार्य भी आप कह सकते हो कि अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म व्हिच आई कैन से फ्रॉम माय एंड, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर का माहौल है, आपको 2 साल सिर्फ लगना है। आपको डिमोटिवेट हो तो आपके पास पेरेंट्स है, आपके इन-लॉज हैं, मेरे इन-लॉज हैं, एवरीथिंग वी है, तो आप घर पे बैठकर भी वो सक्सेस हासिल कर सकते हो, जो आज ऐसा हुआ है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी, कि अगर आप घर पे ही एक ऐसा माहौल बना दें जहाँ पे बच्चे को बहुत कंस्ट्रक्टिव फील हो, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट बच्चे से पाया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं अगर बच्चा घर से प्रिपरेशन करता है तो। बच्चे की फूडिंग हमेशा सॉर्टेड रहती है, बच्चे को कभी भी फूड का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है जो नेसेसिटी है, और जब भी बच्चा शिफ्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को तो एडजस्टमेंट ही नहीं होता। मतलब ये एक फैक्ट है कि कोटा में जाते ही तकरीबन 10 से 15% बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो कोटा से ही आता हूँ, मुझे ये फैक्ट पता है। मैं तो कोटा में पला बड़ा, तो मेरे को वो प्रॉब्लम थी, मेरे तो वो घर ही था, मगर ऐसा होता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये चीज का है कि अगर आप घर में ये माहौल क्रिएट कर सकते हैं तो इससे बढ़िया चीज मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकती। सो बहुत ही अच्छे से आपने सपोर्ट किया हर्ष को, तो मैं तो मतलब ये चीज कहना चाहूंगा कि आपकी तपस्या, इसके प्रयास और एजुकेटर्स की मेहनत, इन तीनों से मिलकर ये रिजल्ट आया है हर्षवर्धन का 160 रैंक, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और एक तरह से कह सकते हैं आपके बाद एक तरह से एक अश्योरिटी है कि लाइफ सेट हो गई है। सर एक्चुअली हमारे घर में कभी किसी ने साइंस मैथ्स ली ही नहीं थी मेरा, सो वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी फैमिली में 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रीटी एजुकेटेड फैमिली और बिजनेस बैकग्राउंड से होते। तो हमने ये आईआईटी के बारे में एक ड्रीम था, पर ऐसा ड्रीम होगा कभी सपने में भी नहीं। तो सपने ऐसे ही पूरे होते हैं। सपने के लिए बस ये है कि सबसे पहले तो सपना देखो और फिर नींद से जाग के उस सपने को चेज करो, वो हर्ष ने किया। सो थैंक यू सर एंड मैम, आपने मतलब इतने अच्छे इनसाइट्स टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को दिए, किस तरह से पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं लर्नर्स को, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने सेट किया। अब हमारा एक और राउंड है जो हम लोगों ने हर्ष के लिए बनाया हुआ है, रैपिड फायर राउंड, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसको मतलब एंजॉय करें, और अब बस हम लोग उस राउंड की तरफ चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अब नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। ये जो राउंड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें रैपिड फायर क्वेश्चन कुछ पूछेंगे जो जेईई एडवांस से भी टफ लग सकते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस में तुमने प्रिपेयर किया, ये बिना प्रिपरेशन के आएगा। तो 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो सबसे पहले जवाब तेरे दिमाग में आए वो जवाब देना है। उसके बेसिस पर एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज है तेरे लिए। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरिबल एट? कुकिंग। ओह नाइस, गुड आंसर, आई लाइक इट। ठीक है, तो अब कभी भी तू मुझे खाने पे बुलाएगा तो मेरे को मेंशन करना है कि तेरे को खाना नहीं बनाना। गुड। Next, if you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? पूरी दुनिया सुन रही है तेरे को, जो सबसे पहले दिमाग में आया? मेरा देश महान। Very good, perfect. Nothing better than a patriotic line, right? Next question, is there an app that you hate but use anyways? Google. You hate it, but you use it always. Okay, this is interesting. Please, Mr. Vijay, please listen to this. So, if you could change one thing about your upbringing, what would it be? Scolding. Oh, now this is interesting.
Next and the last question. What is the most important object that you own? मोबाइल फोन. Oh, mobile phone. Yeah, it is the 21st century kid. Okay, so you did amazingly well और बहुत अच्छे answers actually हर्ष ने दिए हैं. So we have a hamper for you. ठीक है? So ये hamper मैं present करना चाहता हूँ और ये एक token of appreciation है for your success. So congratulations again. तो ये इतने अच्छे answers के बाद है ना, I would like to tag one friend जिसको ये interview करना चाहिए. आयान यादव. ओके. अच्छा, ऐसे कुछ दोस्तों के नाम बता जिन्होंने तेरी प्रिपरेशन में तेरी हेल्प की हो. आयन यादव, जसदीप सिंह, कुशागर सिंह, विभूति झा, अध्ययन गुप्ता, ये सब मतलब टफ टाइम्स में मेरे साथ थे और इन्होंने बहुत हेल्प करी थी मेरी. Amazing, यार, amazing. It is always good to acknowledge the contribution of other people as well, right? It is a very good gesture. So यार बहुत ज़्यादा मजा आया तेरे साथ इंटरेक्ट करने में. तो अब कुछ लास्ट मैसेज जो आप देना चाहोगे लर्नर्स को जो 23 या 24 में एग्जामिनेशन देंगे. मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप अपना 100% दें और उसके लिए डेडिकेटेड रहें और अपने पेरेंट्स का नाम भी आगे करने के लिए 100% वर्क करें. So it was nice having you here हर्ष. बहुत मजा आया यार तेरे साथ और ऐसे ही हम लोग और भी जो बहुत अमेजिंग लर्नर्स हैं उनको लेके आएंगे जो जिन्होंने जेईई एडवांस 22 नीट के जो टॉपर्स हैं इन सभी बच्चों को हम लोग आपके लिए लेके आएंगे. आप लोगों को बस क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है ताकि आप कोई भी जो अपडेट है हमारा वो मिस आउट ना करें. धन्यवाद.